नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में आकर के हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने हिंदी विषय लिया हुआ है तो इसमें आपको एक पेपर पढ़ना होगा और पेपर का नाम है हिंदी काव्य। इस पेपर में आपको कुल 8 यूनिट पढ़ना है। एक एक करके हम लोग जानेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। आपका जो पहला यूनिट है इसमें आपको भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास पढ़ना है। यानी पहले यूनिट में आपको भारतीय ज्ञान परंपरा और आदिकालीन मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास पढ़ना है। इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ना है और उसके विकास को पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपको भारतीय ज्ञान परंपरा क्या होती है इसको पढ़ना है और भारतीय ज्ञान परंपरा से हिंदी साहित्य का क्या संबंध है, इस संबंध के बारे में आपको पढ़ना है। हिंदी साहित्य का काल विभाजन आपको पढ़ना है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास को विभिन्न कालों में किस प्रकार से बांटा गया है, इसके बारे में यहाँ पर आपको अध्ययन करना है। विभिन्न कालों का नामकरण किस प्रकार से किया गया है, यानी आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के जो विभिन्न काल हैं, भारतेंदु युग हो गया, द्विवेदी युग हो गया, छायावाद हो गया, इनका नामकरण किस प्रकार से किया गया है, इसके बारे में जानना है। और विभिन्न युगों के साहित्यिक प्रवृत्तियों को आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके बाद आपको आदिकालीन जो साहित्य हैं, जिसमें सिद्ध साहित्य हो गया, सिद्ध साहित्य क्या है, इसकी प्रवृत्तियां क्या है, इसके बारे में जानना है। जैन साहित्य के बारे में पढ़ना है, रासो साहित्य के बारे में पढ़ना है, नाथ साहित्य के बारे में पढ़ना है और लौकिक साहित्य के बारे में पढ़ना है कि ये सभी साहित्य क्या हैं और इनकी प्रवृत्तियां क्या रही हैं, प्रमुख साहित्यकार और प्रमुख साहित्य इसके कौन से हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण पढ़ना है कि भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक कारण कौन कौन से थे और सांस्कृतिक कारण कौन कौन से थे। इसके बाद भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उसका वैचारिक आधार पढ़ना है। निर्गुण और सगुण कवियों के बारे में पढ़ना है और उनके काव्य ग्रंथों के बारे में आपको जानना है। इसके बाद आपको रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को पढ़ना है कि रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कैसी थी। रीतिकाल का नामकरण पे जो प्रश्न उठाया जाता है उसके नामकरण के बारे में पढ़ना है। रीतिकाल के प्रवृत्तियों को पढ़ना है और उसके परिप्रेक्ष्य को जानना है। रीतिकालीन साहित्य के जो प्रमुख भेद हैं उन भेदों को भी जानना है। इसमें आपको रीतिबद्ध साहित्य क्या होता है, उसकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी है, इसके बारे में जानना है। रीति सिद्ध साहित्य क्या है, उसकी प्रवृत्तियां क्या है, उसको जानना है। रीति मुक्त साहित्य क्या है, उसकी प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और इसके प्रमुख कवि कौन कौन से रहे हैं और उनका प्रमुख काव्य कौन कौन सा है, इन सबके बारे में यहाँ पर आपको पहले यूनिट में अध्ययन करना होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो दूसरा यूनिट है इसमें आपको आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास पढ़ना है, यानी आधुनिक काल के जो काव्य का इतिहास है उसके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको आधुनिक काल का सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि जानना है कि आधुनिक काल के उद्भव के सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थे और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या थे, इसके बारे में पढ़ना है। आधुनिक काल के नामकरण एवं उसके प्रवृत्तियों को बारे में पढ़ना है कि आधुनिक काल का नामकरण कैसे पड़ा और आधुनिक काल की प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण के बारे में पढ़ना है। हिंदी नवजागरण के बारे में पढ़ना है। भारतेंदु युग के बारे में पढ़ना है और भारतेंदु युग कब से कब तक रहा है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में जानना है। द्विवेदी युग के बारे में पढ़ना है। छायावाद की प्रवृत्तियां एवं अवदान के बारे में आपको पढ़ना है, यानी भारतेंदु युग क्या है, द्विवेदी युग क्या है, छायावाद क्या है, ये कब से कब तक रहे हैं, इसके प्रमुख कवि कौन कौन से हैं और उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियां क्या हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर आपको अध्ययन करना है। इसके बाद आपको उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियां जिसमें प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता और समकालीन कविता के बारे में जानना है, इनकी प्रवृत्तियों के बारे में जानना है। प्रमुख साहित्यकार कौन कौन से हैं इनके बारे में जानना है। प्रमुख रचनाओं के बारे में आपको पढ़ना होगा और इन सबकी साहित्यिक विशेषताएं क्या हैं, इनके बारे में आपको दूसरे यूनिट में अध्ययन करना होगा। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि तीसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। तीसरे यूनिट में आपको आदिकालीन कवियों के बारे में पढ़ना है। आदिकाल के जो प्रमुख कवि हैं उन कवियों के बारे में तीसरे यूनिट में पढ़ना है और आपके सिलेबस में आदिकाल के कुल 3 कवि लगे हुए हैं, इन तीनों कवियों के बारे में आपको पढ़ना है। पहले कवि हैं विद्यापति, दूसरे हैं गोरखनाथ और तीसरे का नाम है अमीर खुसरो। विद्यापति की पदावली आपको पढ़ना है
जिसके संपादक हैं आचार्य रामलोचन शरण। पदावली आपको पूरा नहीं पढ़ना है, इसमें से आपको राधा की वंदना पढ़ना है, श्री कृष्ण प्रेम पढ़ना है और केवल एक ही पद 35 नंबर पद पढ़ना है, राधा प्रेम पढ़ना है, केवल एक पद 36 नंबर पद आपको यहाँ पर पढ़ना है। दूसरे कवि का नाम है गोरखनाथ। गोरखनाथ की गोरखवाणी आपको पढ़नी है, जिसके संपादक हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल। इसमें आपको शबदी पढ़ना है। शबदी से आपके सिलेबस में 5 दोहे लगे हुए हैं, यहाँ संख्या दिया हुआ है, दूसरा, चौथा, 7वां, 8वां और 16वां। ये संख्या में दोहे हैं, कुल 5 दोहे हैं। इन 5 दोहों का अध्ययन आपको करना होगा। पद आपको पढ़ना है। पद आपके सिलेबस में 2 लगे हुए हैं, जिसका नाम है राग रामश्री। पद संख्या 10 और पद संख्या 11 आपको पढ़ना है। इन दोहों और पदों को पढ़ने के बाद गोरखनाथ पे जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे आपसे, उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना होगा। आदिकाल के तीसरे कवि का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो व्यक्तित्व एवं कृतित्व आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जिसके संपादक हैं डॉक्टर परमानंद पांचाल। इसमें से आपको कव्वाली पढ़ना है, गीत पढ़ना है और दोहे पढ़ना है। दोहे आपके सिलेबस में 5 लगे हुए हैं। पहला है गोरी सोमे सेज पर, दूसरा है खुसरो रैन, तीसरा है मैं चकवा, मैं देख मैं, और चौथा है चकवा चकवी, 5वां है सेज सुनी। इन 5 दोहों का अध्ययन यहाँ पर करना है। और इसके अलावा अमीर खुसरो पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देखते हैं। चौथे यूनिट में आकर के आपको भक्तिकालीन सगुण कवियों के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको सूरदास के बारे में पढ़ना है और गोस्वामी तुलसीदास के बारे में पढ़ना है। सूरदास का भ्रमर गीत सार लगा हुआ है, जिसके संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें से आपको केवल 5 पद पढ़ना है। पदों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। पद संख्या 7, 21, 23, 24 और 26 आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। इनको आपको पढ़ना होगा। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ना है। गोस्वामी तुलसीदास का श्री रामचरितमानस, जो गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुआ है, उसको पढ़ना है। ये पूरा नहीं लगा हुआ है। इसमें से आपको अयोध्या कांड का दोहा संख्या 28 से 41 तक आपको पढ़ना है। ये दोहा संख्या 28 से लेकर के 41 तक अयोध्या कांड से आपको पढ़ना है गोस्वामी तुलसीदास के बारे में। और इसके अलावा जो सूरदास पर और गोस्वामी तुलसीदास पर आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको करना होगा। 5वें यूनिट में देख लेते हैं। 5वें यूनिट में आकर के आपको भक्तिकालीन निर्गुण कवियों के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको कबीर के बारे में पढ़ना है और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में पढ़ना है। कबीर दास के बारे में लगा हुआ है कबीर दास, इसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास। इसमें से आपको 2 चीजें पढ़ना है। पहला है गुरुदेव कोवंग और दूसरा है बिरह कोवंग। इन दोनों में से आपको 5-5 दोहे लगे हुए हैं सिलेबस में, यानी कुल 10 दोहे आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। 5 दोहे गुरुदेव कोवंग से और 5 दोहे बिरह कोवंग से। यहाँ दोहा संख्या आपको दिया हुआ है। दोहा संख्या 1, 6, 11, 17 और 20 जो है गुरुदेव कोवंग से पढ़ना है। और दोहा संख्या 4, 10, 12, 20 और 33 बिरह कोवंग से पढ़ना है। टोटल 10 दोहे हैं। आगे बढ़ते हैं और मलिक मोहम्मद जायसी को आपको पढ़ना है। मलिक मोहम्मद जायसी के संपादक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और इसमें केवल एक खंड से, मानसरोदक खंड से 1 से 6ठे पद तक आपको पढ़ना है। यानी जो मलिक मोहम्मद जायसी ग्रंथ है, इस ग्रंथ के मानसरोदक खंड से 1 नंबर पद से 6 नंबर पद तक आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसके अलावा जो कबीर दास पर और मलिक मोहम्मद जायसी पर आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे, उसका भी अध्ययन आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं, 6वां यूनिट देखते हैं। 6वें यूनिट में आपको रीतिकालीन कवियों के बारे में पढ़ना है। और आपके सिलेबस में कुल 3 रीतिकालीन कवि लगे हुए हैं। पहले का नाम है केशव दास, दूसरे का नाम है बिहारी लाल और तीसरे का नाम है घनानंद। केशव दास के द्वारा कवि प्रिया या प्रिया प्रकाश लिखा गया था। इसके संपादक हैं भगवान दिन। इसके तीसरे प्रभाव से आपको कुल 4 पद पढ़ने हैं। पद संख्या 1, पद संख्या 2, पद संख्या 4 और पद संख्या 5 आपको यहाँ पर पढ़ना है। केशवदास के बाद आपको बिहारी लाल को पढ़ना है। ग्रंथ का नाम है बिहारी रत्नाकर और इसका संपादन किए हुए हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। इस ग्रंथ से आपके आरंभ के 10 दोहों का अध्ययन आपको बिहारी लाल से करना है। घनानंद आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। घनानंद ग्रंथावली आपके पुस्तक का नाम है और इसके संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। इसमें से आपके सुजान हित से पद संख्या 1, 4 और 7 को पढ़ना है।
इन तीनों कवियों के काव्य को पढ़ने के अलावा आपको केशव दास पे, बिहारी लाल पे, घनानंद पे जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को भी आपको पढ़ना होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां यूनिट देख लेते हैं। और 7वें यूनिट में आकर के आपको आधुनिक कालीन कवियों के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ना है, सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ना है और महादेवी वर्मा को पढ़ना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो पढ़ना है वो मातृभाषा प्रेम पर दोहे पढ़ना है, रोकहु जो तो अमंगल हो इस कविता को पढ़ना है और ब्रज के लता पता मोहि कीजें इस कविता को पढ़ना है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुल 3 कविताओं को आपको पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का जो आपको सिलेबस में लगा हुआ है वो कामायनी के श्रद्धा सर्ग के प्रथम 10 पद लगे हुए हैं और आंसू के प्रथम 5 पद लगे हुए हैं। यानी इनके 2 ग्रंथ से कविता आपके सिलेबस में लगा हुआ है। पहला तो कामायनी के श्रद्धा सर्ग के 10 पद लगे हुए हैं और दूसरा आंसू के 5 पद लगे हुए हैं। जो प्रथम 5 पद हैं इसके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। अगले कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और निराला की 2 कविताएं, सॉरी दोस्तों 3 कविताएं आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। पहले कविता का नाम है वरदे बीड़ा वादनी वरदे, दूसरे कविता का नाम है तुलसीदास। तुलसीदास जो कविता है पूरा नहीं पढ़ना है, प्रारंभ के 10 पद केवल पढ़ना है। और तीसरे कविता का नाम है वह तोड़ती पत्थर। इन 3 कविताओं का अध्ययन आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से करना है। चौथे कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत से आपको मौन निमंत्रण पढ़ना है, प्रथम रश्मि पढ़ना है और यह धरती कितना देती है इसके बारे में पढ़ना है। इन 3 कविताओं का अध्ययन आपको करना है। अगले कवि का नाम है महादेवी वर्मा और महादेवी वर्मा की भी 3 कविताएं हैं। पहले का नाम है बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागनी भी हूं, दूसरे कविता का नाम है फिर विकल है प्राण मेरे और तीसरे कविता का नाम है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। इन तीनों कविताओं को महादेवी वर्मा से आपको पढ़ना है। इसके अलावा जितने भी कवि हमने इस यूनिट में बताए हैं उन कवियों पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको करना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, 8वां यूनिट देख लेते हैं। 8वें यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। 8वें यूनिट में आपको छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध को पढ़ना है। इसमें आपको अज्ञेय को पढ़ना है, मुक्तिबोध को पढ़ना है, उसके बाद आपको नागार्जुन को पढ़ना है, धर्मवीर भारती को पढ़ना है और धूमिल को पढ़ना है। सबसे पहले अज्ञेय को देख लेते हैं और अज्ञेय से आपके 3 कविता लगे हुए हैं आपके सिलेबस में। पहला कविता है नदी के दीप, दूसरी कविता है यह दीप अकेला और तीसरी कविता है कलगी बाजरे की। इन तीनों कविताओं का अध्ययन आपको अज्ञेय से करना है। मुक्तिबोध की 2 कविताएं लगी हुई हैं, पहला है विचार आते हैं और दूसरा है भूल गलती। इन दोनों कविताओं को आपको पढ़ना होगा। नागार्जुन से भी 2 कविता लगी हुई है, अकाल और उसके बाद, और दूसरा है बागल को घिरते देखा है। धर्मवीर भारती जो है उनका बुआई का गीत लगा हुआ है पहली कविता, दूसरी कविता है कविता की मौत जो दूसरा शतक में प्रकाशित हुआ था जिसके संपादक थे अज्ञेय। इन 2 कविताओं को पढ़ना है धर्मवीर भारती के संग्रह से। अगले कवि है धूमिल और धूमिल की भी 2 कविता लगी हुई है, मोचीराम और रोटी और संसद। ये 2 कविताएं धूमिल से आपको पढ़नी है। इसके अलावा ये जो कवि हैं इन कवियों पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको करना होगा। इस यूनिट में यानी 8वें यूनिट में जो खंड ब है आपका वो है हिंदी साहित्य में शोध। इसमें आपको शोध का अर्थ और परिभाषा पढ़ना है, हिंदी साहित्य में शोध की प्रविधियां पढ़ना है, शोध के अंग और शोध का महत्व यहाँ पर आपको पढ़ना है। उम्मीद है दोस्तों आप ये जान पाए होंगे कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आकर के हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।